बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शिबली असलम है और आप देख रहे हैं OHS टॉक्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम वर्क प्लेस सेफ्टी को हकाइक, कानून, सिस्टम्स और इंसानी कहानियों के ज़रिए सामने लाते हैं। ये चैनल उन तमाम अफराद के लिए है जो समझते हैं कि मेहनत कश की जान तनख्वाह से कीमती है। हम उन वर्कर्स की बात करते हैं जो हर रोज़ ऑपरेशनल कंट्रोल्स के बगैर काम कर रहे हैं। वो रिस्क एक्सपोजर वाले माहौल में मौजूद हैं जहां नॉन कन्फर्मिटीज आम हैं और इंसिडेंट अंडर रिपोर्टिंग एक मुसलसल मसला है। बदकिस्मती से इन वर्कर्स की किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई जगह नहीं बनती। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 15 सेकंड में एक मजदूर किसी वर्क प्लेस हादसे या बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ILO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 2.78 मिलियन अमवात होती हैं और 374 मिलियन गैर मोहल्लिक हादसात रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की लेबर फोर्स तकरीबन 78.86 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। 18वीं आईनी तरमीम 2010 के बाद ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को एक सूबाई मसला या मामला करार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हर सूबा अपना अलग OHS लीगल फ्रेमवर्क बनाएगा और इस पर अमल दरामद करेगा। लेकिन इसका नतीजा यह है कि मुल्क में कोई नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन मौजूद नहीं है, पॉलिसी मिस अलाइनमेंट की सूरत नजर आती है और अमल दरामद के दौरान फ्रेगमेंटेशन और रिसोर्स लिमिटेशंस खुलकर सामने आती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बेशतर खतरनाक शोबों जैसे तामीरात, टेलीकॉम और कारकुनी में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आम है। इसका मतलब है कि वर्कर्स अक्सर बगैर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लायंस एश्योरेंस या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के काम कर रहे होते हैं। OHS टॉक्स का विजन बहुत वाज़ेह है। पहला मकसद है अवेयरनेस पैदा करना ताकि लोग हैज़र्ड्स को आसानी से समझ सकें। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट यानी हर सतह पर जिम्मेदारी की वाज़ेह तकसीम ताकि कोई इबहम बाकी ना रहे। और तीसरा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो चाहे आप एक वर्कर हों, एक सुपरवाइजर या एक पॉलिसी मेकर, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी कोई इजाफी चीज़ नहीं, ये बुनियादी हक और कोर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है। पाकिस्तान में ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी यानी OHS का फ्रेमवर्क कागज़ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अमली सतह पर इसके नफाज में संगीन खला पाया जाता है। ये वो खला है जो रिस्क एक्सपोजर को बढ़ाता है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग को रोकता है और आखिरकार सिस्टम फेलियर में तब्दील हो जाता है। अब बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। ये वो शोबा है जहां रोजाना हजारों फील्ड वर्कर्स टावर क्लाइंबिंग, ट्रेंचिंग और वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल इंटरफेस जैसे इंतहाई खतरनाक काम अंजाम देते हैं। इन वर्कर की हिफाजत के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन मौजूद है वो कुछ यूं दिखाई देती है। सबसे पहले, महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल का बुनियादी किरदार पॉलिसी साजी का है ताकि वर्क प्लेस सेफ्टी और लेबर राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उसके बाद सूबाई लेबर डिपार्टमेंट का बुनियादी किरदार यह है कि वो मुआयना करें और साइट लेवल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि सेफ्टी कवानीन पर अमली तौर पर मौसल अमल दरामद हो सके। उसके बाद PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक रेगुलेटर की हैसियत से इंडस्ट्री की निगरानी करता है, लेकिन OHS के हवाले से इसका इख्तियार महदूद और अक्सर गैर वाज़ेह रहता है। फिर ऑपरेटर कंपनियां आमतौर पर फील्ड ऑपरेशन से खासे फासले पर होती हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्राउंड सेफ्टी चैलेंजेस तक फौरी रसाई मुश्किल होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अमल दरामद की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अक्सर ये खुद काम नहीं करते बल्कि ये काम आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स और फील्ड टीम्स ही असल में हाई रिस्क वर्क के बराह रास्त जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यही पूरी चेन का सबसे कमज़ोर और गैर महफूज हिस्सा भी होते हैं। हमने एक सूबाई लेबर डायरेक्टर से बात की जो कई बरसों से OHS के नफाज के अमल से वाबस्ता रहे हैं। हम इनकी आवाज़ को इसलिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं ताकि इनकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। ये फैसला हमने खुद किया है ताकि ना सिर्फ इनकी सलामती यकीन बनाई जाए बल्कि सच्चाई की भी हिफाजत हो जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए पहले ये क्लिप सुनते हैं और इसके बाद हम अपनी तफसीली एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म फैक्टिव एक्ट 1934 के तहत जो है ना, उसमें फॉर्म J1 फॉर्म J2 के अंदर अनेक्शर होते हैं, ये शेड्यूल है बोल गया, यानी कि इनिशियल एक्सीडेंट की रिपोर्ट और फाइनल एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है ना, ये एम्प्लॉयर जो है वो करके विदिन मतलब टाइम जो है ना, वो डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब को या सिंध को उसने देना होता है, या KP को या जो भी लॉ है। ये बिल्कुल फैक्टिव एक्ट 1934। फिर नंबर 2 वीडियो पोशा एक्ट 2019 आया और सोशा एक्ट ये सिंध का 2017 है। इस तरह ये 22 के जो है ना, ये KP और ये बोशा है उसका बलूचिस्तान का ये भी आए, इनके अंदर भी ये मौजूद है और पेनल्टीज भी उसके अंदर मौजूद है। हाँ, जो वर्कर जो है अगर वो मर जाता है
अमूमन क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयर जो है ना ये हार्डेड अब खबीज है, और बड़ी खबीज जो है ना ये गवर्नमेंट खुद है, पंजाब लेबर डॉट इस तरह कुछ एक है वेबसाइट, उन पर आपको मैं सर्च करके भी तो उसके अंदर ये रिपोर्टिंग सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन ये हमारे जो इंस्पेक्टर खबीज आदमी ये वहाँ पे रिश्वत ले लेते हैं, खाली लेबर के नहीं बाकियों का भी है, या एनवायरमेंट का, हेल्थ का, लोकल बॉडी का, मतलब तो ये रिपोर्ट ही नहीं होने देते। अब आप जो है ना फायर के जो इंसिडेंट है पंजाब में इस साल कितने हुए होंगे 2024 में, ये रेस्क्यू का डाटा इंसिडेंट हाबोगार के या यूनिवर्सिटी के कोई भी है फायर इंसिडेंट, वो तकरीबन 12,000 कुछ 6 ऊपर है, एक साल का ये डाटा है। और रिपोर्ट कितना हो रहा है, अब आप देखो जो वही जो लाइमलाइट में आ जाए, मीडिया आ जाए, या कोई थोड़ी सी बहुत इंसिडेंट बड़ा हो जाए तो वो रिपोर्ट करते हैं। अदरवाइज ये खबीज जो है ना ये होने एम्प्लॉयर होने नहीं देता। एक दूसरा अगर थोड़ी बहुत हो भी जाए तो ये एक्सपेक्टर लेबर डिपार्टमेंट एनवायरमेंट में ये लोग चले जाते हैं, ये मतलब मुकमक ये कर लेते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, बिल्कुल सिस्टम मौजूद है। और खास तौर पर अगर जो वर्कर मर गया है, अगर तो वर्कर रजिस्टर्ड है विद पैसी पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत, वो तो फिर वर्कर जो है ना उसको यानी कि कंपनसेशन जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्ट 1923 या 29 है, उसके तहत उसको कंपनसेशन दी जाती है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना एम्प्लॉयर क्या करता है, वो तकरीबन 200 यानी कि 10%, 20%, 15% बंदों को डिस्ट्रिक्ट कर लेता वर्कर वो, बाकी वो 80%, 70% वो करते ही नहीं है। क्यों कि वो उसकी सैलरीज में से वर्की की सैलरी में थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो पैसे में भी जमा होता है। लेबर डायरेक्टर का कहना था कि साइट्स पर मुतादिद हादसात पेश आते हैं, लेकिन ये अक्सर रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि करप्शन, सियासी दबाव और कवानीन की यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी रुकावटें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे बड़ा नुकसान हमेशा वर्कर को ही होता है। नतीजा साफ है, कानून मौजूद है, सिस्टम्स भी मौजूद हैं, मगर विजन, क़यादत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल दरामद का शदीद फुकदान है। यही है OHS टॉक्स का मकसद, और जब निज़ाम सच बोलने वालों को महफूज नहीं रख पाता तो हमें वो आवाज़ बनना पड़ती है। हम वो सवाल उठाते हैं जो फाइलों में छुपा दिए जाते हैं, और वो सच दिखाते हैं जिसे अक्सर खामोशी खरीद लेती है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पटापा यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर का सिलसिला शेयर किया। इन तस्वीर में जारी खुदाई की सरगर्मी को प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन जब इन तस्वीर को बगौर देखा जाए तो तरक्की के बजाय इनमें हमें नजर आया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ना होना, वार्निंग या बैरिकेड्स का ना होना, कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल या वर्क जोन सेपरेशन मौजूद ना होना, सिर्फ वर्कर, कुदाल, मट्टी और गुजरती हुई ट्रैफिक। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि मजदूर नैरो ट्रेंच में झुके हुए काम कर रहे हैं, जो ना सिर्फ कोलैप्स रिस्क का बायस बन सकती है, बल्कि किसी भी वक्त लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और ये सब कुछ हो रहा है पब्लिक रोड के बिल्कुल साथ, यानी किसी साइड डिमार्केशन के बगैर और किसी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बगैर। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यह तस्वीर खुद एक हुकूमती इदारे से मुंसलिक नुमाइंदा एसोसिएशन की जानिब से शेयर की गई हैं। यानी वो तंजीम जिसे सोच की क़यादत फराहम करनी थी, वही अब गफलत की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इन तस्वीर में ये तमाम उसूल मुकम्मल तौर पर एब्सेंट थे। क्या यही है डिजिटल पाकिस्तान? क्या इसी को हम प्रोग्रेस कहेंगे, जहां मजदूरों की हिफाजत को पोस्ट के एस्थेटिक पर कुर्बान कर दिया जाए? हमने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया और मिनिस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट्स को टैग किया, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी नहीं हुई। इसके अलावा ना कोई करेक्टिव स्टेटमेंट और ना कोई सेफ्टी प्लान शेयर किया गया। जब ऐसे इदारे खामोशी इख्तियार करते हैं तो इनकी खामोशी खुद एक सबूत बन जाती है, एक सबूत इस इंस्टीट्यूशनल डिके का, जिसमें विजिबिलिटी विंस बट ह्यूमन लाइफ लूजेस। नाज़रीन, अब वक्त है हम इन अमली इक़दामात की बात करें जो पाकिस्तान में वाकई एक महफूज, बाइज़्ज़त और काबिल भरोसा काम की जगह बनाने में मदद दे सकते हैं।
یہ وہ حل ہیں جو صرف قانون کی کتابوں تک محدود نہیں بلکہ زمینی سطح پر نفاذ اور رویے کی تبدیلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس پوری سپلائی چین میں ذمہ داری کی واضح تقسیم کرنی ہوگی۔ آپریٹر سے لے کر سب کانٹریکٹر تک ہر فرد کی آکیوپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے متعلق ذمہ داری قانون کا حصہ بنائی جائے۔ ہر پرنسپل کانٹریکٹر اپنی پوری کانٹریکٹنگ چین کی سیفٹی کارکردگی کا قانونی طور پر جواب دہ ہو، اور اگر کسی سائٹ پر حادثہ پیش آئے تو صرف مزدور نہیں بلکہ پوری چین کو مشترکہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں سیفٹی کو صرف حادثے کے بعد کا رد عمل نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے مرحلے سے ہی ایک مستقل حصہ بنانا ہوگا۔ جب کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کیا جائے تو اس میں اونچائی پر کام، زمین کھودنے کے عمل یا محدود جگہوں میں داخل ہونے والے جیسے خطرناک کاموں کے لیے پہلے سے حفاظتی تدابیر شامل کی جائیں۔ ان میں محفوظ راستے، رکاوٹیں، وینٹیلیشن اور اینکرج پوائنٹس جیسی چیزیں شامل ہوں جو کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی حفاظت کو یقینی بنائی جائیں۔ محفوظ ماحول صرف نظام سے نہیں بلکہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کے رویوں سے بھی بنتا ہے۔ ہر سائٹ پر یہ نظام موجود ہونا چاہیے کہ مشاہدہ کیا جائے کہ مزدور کیسے کام کر رہا ہے، اور اگر وہ غیر محفوظ طریقے سے اپنا کام کر رہا ہو تو اسے تنبیہ کے بجائے رہنمائی دی جائے۔ سپروائزرز کو یہ سکھایا جائے کہ وہ ڈانٹ کے بجائے تربیت سے، ڈر کے بجائے اعتماد سے سیفٹی کا کلچر قائم کریں۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ سیفٹی کی نگرانی اور انسپیکشن کا عمل سیاسی دباؤ سے آزاد ہو۔ لیبر ڈپارٹمنٹس کو قانونی خود مختاری دی جائے تاکہ وہ بنا کسی سفارش یا رکاوٹ کے ان خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کر سکیں جو انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیفٹی گیئر کی، جسے ہم سب پہنتے تو ہیں مگر اکثر اس کے معیار پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ پاکستان میں صرف وہی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یعنی پی پی اور فال پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کیے جائیں جو بین الاقوامی تصدیق شدہ معیارات پر پورے اتریں، مثلاً یورپین نارمز، امریکن نیشنل سٹینڈرڈز، آسٹریلین یا نیوزی لینڈ سٹینڈرڈز کارکنوں کی حفاظت کی مکمل گارنٹی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس او سٹینڈرڈز خاص طور پر پی پی کی تیاری، پروسیس کنٹرول اور مینوفیکچرنگ میں معیار برقرار رکھنے کے لیے ریفرنس ہونے چاہیے تاکہ کوئی غیر معیاری سامان مارکیٹ میں نہ آ سکے۔ یہی راستہ ہمیں عالمی معیار کے مطابق ورک پلیس سیفٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ مارکیٹ میں موجود ناقص یا جعلی سامان نہ صرف قانوناً ممنوع قرار دیا جائے بلکہ ان کی فروخت اور سپلائی پر بھی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اونچائی، مشینری یا بجلی جیسے شعبوں میں کام کرنے والوں کی تو ہمیں ان کے لیے صرف تربیت نہیں بلکہ لائسنس بیس سکلز کی ضرورت ہے۔ ایسے تمام ہنرمند شعبوں کے لیے ٹیفٹا یا اور ٹیکنیکل بورڈ سے منسلک اداروں کو استعمال کیا جائے۔ لازمی اور منظوری شدہ کورسز متعارف کروائے جائیں۔ ان کورسز میں شامل ہونا چاہیے فورک لفٹ اور کرین آپریشنز، ورک ایٹ ہائٹ یا اونچائی پر کام، کنفائنڈ سپیس میں داخلہ، فائر سیفٹی اور ایمرجنسی رسپانس، مشینری لاک آؤٹ اور الیکٹریکل سیفٹی، پرمٹ ٹو ورک سسٹمز اور ٹریفک کنٹرول سے متعلق تربیت۔ ہر تربیت کے بعد قابلیت کا امتحان ہو اور کامیابی پر ایک باقاعدہ لائسنس ایشو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدور کو یہ حق دیا جائے کہ اگر وہ کسی خطرناک صورتحال کو دیکھے تو وہ کام روک سکے، رپورٹ کر سکے اور اس پر کسی قسم کی تادیبی کارروائی نہ کی جائے۔ ہر سائٹ پر ایک ایسا ذریعہ موجود ہو جس کے ذریعے مزدور بلا خوف اپنے خدشات رپورٹ کر سکے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ڈیٹا کی، شفافیت کی اور سچائی کو تسلیم کرنے کی۔ ہر حادثے کو صرف فائل میں بند نہ کیا جائے بلکہ اسے حکومت کی جانب سے ایک مرکزی آن لائن پورٹل پر رپورٹ کیا جائے۔ ہر 3 ماہ بعد حکومت ایک OHS کارکردگی رپورٹ جاری کرے جس میں ہر شعبے، ہر صوبے اور ہر ادارے کی کارکردگی، حادثات کی وجوہات اور اصلاحی اقدامات شامل ہوں۔ یہ رپورٹ عوام، صحافیوں اور پالیسی سازوں کے لیے دستیاب ہو تاکہ ہم حادثات پر رد عمل دینے کے بجائے انہیں روکنے کی تیاری کر سکیں۔ جب ہم ان تمام اقدامات کو حقیقت میں لاگو کریں گے تب جا کر ہم صرف سیفٹی کے دعوے نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسا نظام کھڑا کریں گے جس میں ہر انسان کی جان واقعی اہمیت رکھتی ہو۔ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لنکڈ ان پر ہماری پوسٹ کو فالو کریں اور ورک پلیس سیفٹی کی اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے اور مشاہدات ضرور شیئر کریں، آپ کی آواز ہماری طاقت ہے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں یہ سننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
اگلی قسط میں ہم لائیں گے پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کے حقیقی حادثات جو رونما ہوئے لیکن جن سے سیکھا نہ جا سکتا.